जय सिया राम प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिया राम ई लर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी चुलबुले और हमारे चुलबुले बच्चे आराम से मस्त होंगे और अगली क्लास की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास लेकर हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग वही पढ़ना है, आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास हम लोगों ने कंसेप्ट शायद पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अप्रोचेस क्या हैं या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्या क्या उपागम है, जिसके तहत यानी किस विधियों कह सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पढ़ने की या अध्ययन करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे या उस उपागम के बारे में चर्चा करेंगे, किस विधि से हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग आप लोगों के सामने लिखा गया है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी में यानी अध्ययन में क्या उपागम हो सकते हैं या क्या विधियां हो सकती हैं, यानी आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम। तो ये 5 प्रमुख उपागम जो है वो आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला है आपका प्रादेशिक या स्थानिक विधि, जिसको आप लोग रीजनल और स्पेशल अप्रोच भी बोलते हैं। स्पेशल यहाँ पर स्पेशल नहीं है, स्पेशियल है। स्पेशियल का मतलब होता है स्थानिक, जैसे यहाँ स्थानिक लिखा हुआ है नहीं, प्रादेशिक या स्थानिक विधि, रीजनल और स्पेशियल अप्रोच। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अध्ययन में इसी अप्रोच का कह सकते हैं कि सहायता लिया जाता था, स्पेशियल अप्रोच का। पुराने समय से ही स्पेशियल अप्रोच या स्थानिक अप्रोच, चाहे आप किसी निश्चित स्थान की बात करें, चाहे आप निश्चित प्रदेश की बात करें। अगर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रादेशिक अप्रोच हो गया, स्पेशल किसी निश्चित स्थान की बात करते हैं तो स्थानिक अप्रोच हो गया। तो दोनों सेम है। या भाई कोई निश्चित प्रदेश होता तो वो भी कोई निश्चित स्थान ही होगा ना, कोई अलग से तो चीज़ होगा नहीं। तो फिर क्या होता है कि अब शुरू से ही, आरंभ से ही भूगोल में इस प्रादेशिक उपागम का या फिर स्थानिक उपागम का प्रयोग करता हमेशा होता आ रहा है। किसी निश्चित क्षेत्र के बारे में ही, किसी निश्चित क्षेत्र को हम ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं या जो भी आर्थिक प्रदेश है, किस तरीके से अर्थ का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। अर्थ मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की नहीं बात कर रहे हैं, कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कौन कौन सी है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रही हैं। इसका अध्ययन हम किस आधार पर करते हैं, किसी भी देश को, जैसे मानिए अगर आप इंडिया के आर्थिक प्रदेश की या फिर आप इंडिया में आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो फिर इंडिया को छोटे छोटे आर्थिक प्रदेशों में बांट देते हैं और उस छोटे छोटे प्रदेश में किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं उसको हम लोग इस आधार पर अध्ययन का काम करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक या स्थानिक विधि, रीजनल या स्पेशियल अप्रोच, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं में क्या भिन्नताएं हैं इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सिंपल। तो आपको इसको ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानते रहिए कि क्या होता है। उसके बाद क्या है, क्रमबद्ध विधि। क्रमबद्ध विधि यानी सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्या होता है कि रीजनल में यानी प्रादेशिक में क्या होता है कि प्रादेशिक और आर्थिक भूगोल के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसी निश्चित प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं के बीच में क्या संबंध, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्रमबद्ध विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी निश्चित प्रदेश के मानव का भौगोलिक क्षेत्रों यानी कि जो भी भौतिक प्रदेश है उनसे क्या संबंध है, एक निश्चित क्रम में किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव आर्थिक क्रियाओं से या पृथ्वी पर उपस्थित जो भौतिक कंपोनेंट्स है उनसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है एक निश्चित क्रम में। तो उसमें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि एक निश्चित क्षेत्र में हो, वो अलग अलग जगह पर भी हो सकता है, लेकिन उसका क्रम एक होगा। तो जब हम क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध। उसी तरीके से जब हम किसी क्षेत्र के भौतिक प्रदेश में हम इकोनॉमी यानी आर्थिक क्रियाओं का छोटे से बड़े यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच या क्रमबद्ध विधि या सिस्टमैटिक अप्रोच। उसके बाद तीसरा आपका है सैद्धांतिक विधि या प्रिंसिपल अप्रोच। सैद्धांतिक विधि या क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि विश्व के विभिन्न भागों में होने वाले जो मानवीय क्रियाएं हैं उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
जो भी मानवीय क्रियाएं आप विश्व के अलग अलग भागों में कर रहे हैं, उनका प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम लोग इसी विधि से करते हैं, सैद्धांतिक विधि से, कि किस तरीके से एक निश्चित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आप लोग आगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं कि वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल, यानी कि किस क्षेत्र में किस एक निश्चित सिद्धांत वान थ्यूनेन जी ने दिया कि कैसे किसी निश्चित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, कहाँ पर किसकी खेती करना ज़्यादा आपको लाभदायक हो सकता है। तो अलग अलग सिद्धांतों की मदद से जब हम आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक विधि या प्रिंसिपल अप्रोच। इसको समझने के लिए आप लोग पढ़ेंगे वान थ्यूनेन जी को। तो जब वान थ्यूनेन को पढ़ेंगे या वेबर को पढ़ेंगे या हूवर को पढ़ेंगे, ये सब आपके सिलेबस में है। तो ये जब वान थ्यूनेन है, वेबर है, हूवर है, इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में ही आर्थिक भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है। तो उसको हम लोग सैद्धांतिक विधि के सैद्धांतिक अप्रोच या फिर प्रिंसिपल अप्रोच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है संसाधन उपयोग विधि, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अप्रोच। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव प्रकृति से क्या प्राप्त करता है, रिसोर्स प्राप्त करता है या संसाधन प्राप्त करता है। संसाधन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो मानव अपने लाभ के लिए जिसका उपयोग करे, जिससे मानव को किसी भी प्रकार का लाभ हो, वही क्या है, संसाधन है। जैसे अगर आप पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए कर रहे हैं तो पेन भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। कॉपी क्या है, रिसोर्स है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं या फिर लैपटॉप से वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है, रिसोर्स है। हम पढ़ाने के लिए मार्कर का यूज कर रहे हैं, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट जल रही है, ये सब क्या है, रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। तो संसाधन किस क्षेत्र में यानी कि किस स्थान पर कौन कौन से संसाधन मौजूद है और उस संसाधन का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए या किस क्रम में करना चाहिए। तो जब हम संसाधन को बेस बनाकर किसी क्षेत्र में उपस्थित आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं संसाधन उपयोग विधि, कि हम उस स्थान पर उपस्थित संसाधन का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन अप्रोच। नेक्स्ट आपका है तंत्र विश्लेषण विधि। तंत्र विश्लेषण विधि, जैसा कि आप लोगों ने जान गए कि भाई अलग अलग सिद्धांत के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग सिद्धांत जब जिस अलग अलग अप्रोच से। तो होता क्या है कि ये सभी चीज़ें जो विभिन्न जो छोटे छोटे अलग अलग प्रदेश हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से पूर्णतः भिन्न होगा। अगर भारत में अगर आप बात करें तो भारत में जो आपके 28 स्टेट्स है, ये पूर्णतः भिन्न नहीं है। तो जो हो सकता है कि कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं होंगी जो यूपी में भी हो रही हैं, वो बिहार में भी हो रही होंगी, या कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं होंगी जो महाराष्ट्र में भी हो रही है और वो यूपी में भी हो रही है या कर्नाटक में भी हो रही है। तो अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है कुछ समानता हो। तो इस तरीके से अलग छोटे छोटे जो प्रदेश है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या लगे हुए हैं। सिद्धांत भी जो आप प्रतिपादित करते हैं, वो सिद्धांत में भी आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है या संबंध होता है। तो इस तरीके से ये पूरा आर्थिक क्रिया जो है, जो आर्थिक भूगोल है, एक तंत्र के रूप में गठित है। तो जब एक निश्चित छोटे तंत्र को एक तंत्र के रूप में हम आर्थिक भूगोल या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, एक तंत्र को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, उस तंत्र को बारी बारी से उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को छोटे तंत्रों से लेकर बड़े तंत्रों की तरफ बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तंत्र विश्लेषण विधि या सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। कि जो सिस्टम पर्यावरण में मानव के द्वारा बनाया गया है आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में, उस सिस्टम को हम किस तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या किस तरीके से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तंत्र विश्लेषण विधि या सिस्टमेटिक एनालिसिस अप्रोच। तो ये 5 प्रमुख अप्रोचेस हैं। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने इतना सुना तो इतना तो समझ ही गए होंगे ये क्या है। तो आप 2-4 लाइन लिख ही सकते हैं, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो अगर आपके एग्जाम में आता भी है आर्थिक भूगोल के उत्पादन के बारे में बताइए, तो बस आप ये हेडिंग नोट्स कर लीजिए और हेडिंग नोट्स करके हेडिंग्स याद रखेंगे कि कौन कौन सी ये 5 हेडिंग्स है, ये 5 अप्रोचेस है। इनके बारे में आप 2-2 लाइन भी अगर आप अपने शब्दों में लिख देते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको इसमें लिखाया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझने के लिए
जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो उपागम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर अब शुरू होंगे आपके, जो विभिन्न प्रकार के आपके कंसेप्ट है या बहुत विभिन्न प्रकार के आपके सिद्धांत है, वो नेक्स्ट यूनिट से या नेक्स्ट चैप्टर से आपसे शुरू होंगे। तो आज से आपका समझ सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो परिचय का क्लास था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या, यह समझने का जो क्लास था वो खत्म हो गया। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा अगले क्लास से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।